नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। विशेष तौर से राजस्थान टेक्निकल हेल्पर मेंस का एग्ज़ाम होना है। हिमाचल प्रदेश एसएससी के रिसेंटली अभी एग्ज़ाम होंगे और यूपी आरएनएल TG2 की वैकेंसी भी आई हुई है। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें हमने प्रोवाइड करवाए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। सभी क्वेश्चन आपको कारण सहित विस्तार से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। उम्मीद है कुछ नया आप भी सीखेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। आइए ज़रा सवाल नंबर 1 आज का आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर में यदि एक शाखा ओपन हो जाए तो उससे परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पैरेलल सर्किट की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। यदि समांतर का एग्जाम्पल देखा जाए तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि समांतर में प्रत्येक परिपथ हमेशा इंडिविजुअल होता है, यानी व्यक्तिगत होता है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। सभी एक दूसरे से आत्मनिर्भर होते हैं और एक दूसरे पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, परिपथ की ओवरऑल करंट, रेजिस्टेंस, पावर कंजप्शन, इन सब पर ज़रूर प्रभाव पड़ता है, लेकिन दूसरे परिपथ इससे कभी प्रभावित नहीं होते हैं श्रेणी क्रम के जैसे। जो परिपथ खुला है वो काम नहीं करेगा। सी ऑप्शन देख पा रहे हैं आप, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, यानी जो ओपन हुआ है बस वो काम नहीं करेगा। बाकी सभी पूर्व की भांति काम करते रहेंगे। उन अन्य शाखाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी धारा उतनी रहेगी, उनकी पावर कंजप्शन उतनी रहेगी। हाँ, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, करंट थोड़ी सी कम हो जाएगी, पावर कंजप्शन कम हो जाएगा। वो सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। सी उत्तर रहेगा कि उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। माय डियर, इस तरह की चीज़ें शायद मैंने आपको पहले कई बार बताई है कि व्यास और त्रिज्या से प्रतिरोध कैसे प्रभावित होता है। तो सुनिए ध्यान से। व्यास दोगुना करने से, एक बार कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। व्यास दोगुना करने से एरिया 4 गुना होता है, ध्यान रखें। और हम सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर एरिया 4 गुना होगा तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। तो व्यास दोगुना करने से सीधा क्या असर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो बी ऑप्शन लिखा हुआ है, डिक्रीज टू 4 टाइम्स, यानी 4 गुना कम हो जाएगा। इसी तरह से त्रिज्या का रहता है। बस सीधा सीधा क्षेत्रफल का नहीं होना चाहिए। अगर क्षेत्रफल दोगुना हो रहा है तो फिर आधा ही होगा, लेकिन व्यास या त्रिज्या दोगुनी होती है तो फिर वो 4 गुना होता है। ये ध्यान रखें। एरिया इसलिए फिर वो 1/4 होता है। आगे देखो, एक न्यूमेरिकल है। 500 वाट का एक लैंप है, 5 घंटे के लिए इसे चला रहे हैं, कितने यूनिट की कंजप्शन कराएगा। देखो, यूनिट बोले तो 1 यूनिट 1 kWh ही कहलाती है, किलोवाट घंटे होती है, राइट। इसका मतलब हमें kWh ही गुणा करना है। kWh का मतलब होता है वाट इंटू घंटे बटे 1000। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 2.5 यूनिट। 2.5 इसका आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से। आप अपनी कैलकुलेशन करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपका उत्तर कितना आया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में तो सबसे ज़्यादा आता है ऐसा, इवन इंजीनियरिंग्स में भी आता है। JEN डिप्लोमा डिग्री वाले जो होते हैं उनके पेपरों में भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। 200 वाट 240 वोल्ट रेटिंग वाले 2 लैंप हैं। 240 वोल्ट सप्लाई दी, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए कुल शक्ति बताइए।
माय डियर, मैंने कई बार बताया ये लैंप 240 वाट तब कंजप्शन करवाता है जब इसको 240 वोल्ट मिले। हमने तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके 240 वोल्ट दिए, तो ये कन्फर्म है कि किसी को भी 240 वोल्ट तो मिला ही नहीं। जैसे वोल्टेज कम हो गई पावर कंजप्शन भी कम हो गया। अब यहाँ तो एक ऑप्शन हमारे पास और है कि दो लैंप है और दोनों समान रेटिंग के हैं, तो हमें ये भी कन्फर्म है कि इनका प्रतिरोध भी समान है। प्रतिरोध समान है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? समान समान बोलें तो आधा आधा, यानी प्रत्येक लैंप को यहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा? 120 वोल्ट मिलेगा, कन्फर्म है। हाँ, अगर पावर रेटिंग अलग अलग होती तो समस्या हो जाती, फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ता, पर अभी तो नहीं करना। और देखो साफ साफ पता लग रहा है कि ये वोल्टेज है आधी, और मैंने कई बार बताया कि जब वोल्टेज आधी हो जाती है तो पावर कितनी होती है? 1/4। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसे याद रखना, क्योंकि हो सकता है ना पेपर में असमान रेटिंग वाले भी आ जाए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको सिर्फ इतना करना है कि P1 × P2 बटे P1 + P2 कर देना, फॉर्मूले का उत्तर यूज करना, उत्तर निकाल देना। ये P कौन सी है? ये दोनों की रेटिंग वाली है, यानी एक बार गुणा कर दो फिर जोड़ करके भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम देखें तो 200 × 200 करेंगे और फिर बटे 200 + 200 करेंगे तो आपका दोस्तों ये उत्तर जो है वो 100 वाट आएगा। कैलकुलेशन करना, उत्तर का मिलान करना, मिलान ज़रूर कर लेवे अपने उत्तर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 वाट 250 वोल्ट रेटिंग है एक लैंप की, बताइए इसका गर्म प्रतिरोध कितना होगा। अब देखो यहाँ पर एक ऐसा शब्द दे दिया जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा शायद। देखो यहाँ लिखा हुआ है गर्म प्रतिरोध, है ना, कुछ जगह लिखा हुआ होता है ठंडा प्रतिरोध। तो थोड़ा सा मैं आपको ये डिफरेंस ही क्रिएट करवा दूं कि गर्म और ठंडे में अंतर क्या है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो याद रखें दोस्तों, जो R = V² / P फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करते हो, ये हमेशा गर्म प्रतिरोध ही होता है। ठंडा प्रतिरोध केवल इतना सा होता है कि जो उस फिलामेंट का आप मेजरमेंट लेंगे ओम मीटर से कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान, अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो उस दौरान जितना आएगा वो तो ठंडा प्रतिरोध है, केवल उतना सा, जो कि तार की लंबाई क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग जितना आना है उतना ही आएगा। लेकिन हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जो लैंप का फिलामेंट है वो टंगस्टन है और टंगस्टन में PTC होता है। PTC बोले तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी ताप के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। ठंडे और गर्म में लगभग 10-12 गुना का डिफरेंस इनमें पाया जाता है, ये ध्यान रखें। तो अब कर दीजिए आप कैलकुलेशन, V² / P से 625 ओम इसका रेजिस्टेंस अपना आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से। देखो समांतर परिपथ है 50 ओम 220 ओम 450 ओम और 560 ओम, 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। इनमें से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा का प्रवाह होगा? देखो करंट हमेशा उसमें से कम चलेगी जिसका प्रतिरोध मान ज़्यादा हो। सिंपल सी बात है, 560 ओम सबसे ज़्यादा यहाँ है तो प्रतिरोध इसी का सबसे कम होगा, धारा इसी का सबसे कम होगा, क्योंकि I = V/R होता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है नहीं। आगे क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन पराचुंबकीय पदार्थ है? यहाँ पर परा लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, पेरा नहीं लिखा हुआ। इंग्लिश की तरफ आप देख रहे हैं तो लिखा हुआ है डायामैग्नेट। जो हिंदी में हम जिसको पेरा मैग्नेट बोलते हैं वो हिंदी में अनुचुंबकीय कहलाता है, ये ध्यान रखें। और ये परा लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रति भी लिख सकता था इसको। ये डाया को बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा हुआ है, प्रतिचुंबकीय भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो डायामैग्नेट में तो फिर जल ही आएगा यहाँ पर, है ना। इस्पात जो है ये पेरा या अणु में आएगा, प्लेटिनम भी इसी में आएगा, वायु। और स्टील जो है आपका फेरोमैग्नेट में आ जाएगा, है ना। वायु और प्लेटिनम पेरा मैग्नेट में रखे जाएंगे और स्टील जो है ये फेरो में रखा जाएगा। यहाँ पर आपको जल करना होगा पेरा मैग्नेट के लिए। तो आगे देखो क्वेश्चन छोटा सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर की धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम की आवश्यकता हो?
भाई कैपेसिटर में Q बराबर CV होता है, फॉर्मूला सभी को याद है। यहाँ से आपको धारिता C कैलकुलेट करना है तो Q/V हो जाएगा। सिंपल सा है, कैलकुलेशन कर लो, भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा। देखो Q का मान 0.5 है और वोल्टेज है 35। अगर आप उत्तर देखते हैं तो ये आएगा आपका 1/70, है ना। जब इसको हल करेंगे तो कैलकुलेशन मेरे हिसाब से इसकी C ऑप्शन आ रहा है। आप करना कैलकुलेशन और उत्तर का मिलान करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो फॉर्मूला यही रहेगा, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना। ऊपर आपका हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन में फ़र्क आ सकता है। बट आई थिंक 0.14 इसका C ऑप्शन ही रहेगा। हो सकता है A आए, A और C में से ही होगा। आप मिलान कर लेना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे देखो पूछ रहा है कि संधारित्र की धारिता मान को कैसे कम किया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटर की कैपेसिटी कम करने का पूछ रहा है। किन किन कारकों पर निर्भर करती है, उसी से कम होगी। देखो ध्यान से, प्लेटों का क्षेत्रफल इसके समानुपाती होती है। अगर एरिया बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती। प्लेटों का प्रतिरोध बढ़ाकर, प्लेटों का प्रतिरोध यहाँ पर सीधा सीधा मैं कहूँगा कि वो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ही जुड़ा हुआ है, एक तरह से यूँ समझ लीजिए। और रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो एक तरह से धारिता में वृद्धि ही होगी, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही है एक तरह से। प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाकर, हाँ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो दूरी की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर दूरी बढ़ेगी तो कैपेसिटी घटेगी। बिल्कुल C ऑप्शन यहाँ सही है। और उच्च पैरा विद्युत नियतांक वाले पदार्थ का प्रयोग करें तो फिर भी उच्च होगा, क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के समानुपाती है। बिल्कुल यहाँ पर आपका जो है ये C उत्तर सही है। प्लेटों के मध्य दूरी को बढ़ाने वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, गूंथे हुए चालकों का ठोस चालकों की तुलना में लाभ क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ी सी लैंग्वेज हिंदी में हो सकता है आपको कम समझ में आए, तो एक बार इंग्लिश और देख लीजिए। ये कह रहा है कि स्ट्रैंडेड कंडक्टर का सॉलिड कंडक्टर की तुलना में एडवांटेज क्या है। यानी कि जो ठोस चालक है उनकी अपेक्षा जो हमारे स्ट्रैंडेड चालक होते हैं, जिनको गुंथे हुए चालक बोल रहे हैं, उनका लाभ क्या है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होते हैं इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। B ऑप्शन करना है। लागत इनकी तुलनात्मक रूप से अधिक आएगी। वोल्टेज ड्रॉप इनमें जो है तुलनात्मक रूप से, वैसे तो वोल्टेज ड्रॉप तो इनमें भी कम ही होगा, ठीक है ना, ठोस चालकों की अपेक्षा गुंथे हुए में। और इंसुलेशन जो है इनका कम रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन B ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, मोर फ्लेक्सिबल। ये लचीले ज़्यादा होते हैं। ठोस चालक जो होता है ना वो लचीला नहीं होता है। B उत्तर करेंगे। अगला सवाल, यदि एक चालक पर 7/1.40 लिखा गया है तो ये 1.40 क्या दर्शाता है। देखो 7 तो इसमें तारों की संख्या है और 1.4 जो है वो प्रत्येक तार का डायामीटर है, प्रत्येक चालक का व्यास है। सिंपल सा है। अगर इसी में 3/22 लिखा होता तो 3 तार है और प्रत्येक 22 HWG की है, यानी गेज नंबर होते हैं। अभी यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, डायामीटर ऑफ ईच कंडक्टर उत्तर आएगा। आपको यहाँ D ऑप्शन के साथ जाना होगा। तो बस दोस्तों यही करवाएंगे आज के इस वीडियो में। इतने ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी इसे फॉरवर्ड कर दीजिए। चैनल से आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें।